How are you? I hope so. Your guys doing absolutely fine. Today we are starting with illustration number 18 of management of working capital, which is chapter number 10 of financial management. बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपन एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अपन ने अभी तक इस चैप्टर्स में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो आइए देखते हैं क्या क्या अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। वैसे चैप्टर खत्म होने वाला है, कुछ ही क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन इसमें बाकी रह गए हैं। बाकी जल्दी से अपना ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखिए, लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 करा था, इस वाले वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन नंबर 18 करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब जो भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं दे के रखे हैं, या फिर बोले तो मेथड के हिसाब से क्वेश्चन नहीं दे के रखे हैं। जैसे मान लीजिए 5 मेथड हैं, तो 5 मेथड में सब मेथड के क्वेश्चंस अलग-अलग सीक्वेंस से नहीं दे के रखे हैं। इसलिए मैं ऐसे कराते जा रहा हूँ कि जैसे कोई एक मेथड है, उसके पहले सारे क्वेश्चंस करा दिए, दूसरे मेथड है उसके सारे क्वेश्चंस करा दिए, ऐसे सीक्वेंस में कराते जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन 18 के साथ में। एक मिनट, इलस्ट्रेशन नंबर 18 है ना, ये कौन सा है, ये इलस्ट्रेशन 21 है और ये रहा अपना 18। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18। बट इलस्ट्रेशन नंबर 18 को स्टार्ट करने से पहले एक अपन को कॉन्सेप्ट पढ़ना है फैक्टरिंग का। तो आइए जल्दी से अपन उसको गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे फैक्टरिंग के अपने यहाँ पे फैक्टरिंग के कॉन्सेप्ट को देखिए, ये दिया है पेज नंबर 10.78 पे। ठीक है, फैक्टरिंग देखिए, आइए पढ़ते हैं। फैक्टरिंग इज अ रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट इन फाइनेंसिंग ऑफ अकाउंट रिसीवल्स। क्या कहना है, फैक्टरिंग एक नया कॉन्सेप्ट है किसमें, अकाउंट रिसीवल्स में। दिस रेफर टू द आउटराइट सेल्स ऑफ अकाउंट रिसीवल्स टू अ फैक्टर और अ फाइनेंशियल एजेंसी। क्या कह रहे हैं कि जो अपने अकाउंट रिसीवल्स हैं उनको सील कर देते हैं। तो सर, अकाउंट रिसीवल सील कैसे हो सकते हैं? तो जैसे अपने पास मान लीजिए कि कोई डेटर है, अपन से सामान खरीद के ले गया। ठीक है, कोई भी जैसे अपना कोई कस्टमर आया जिसको अपन डेटर बोलते हैं, वो अपन से सामान खरीद के ले गया। उसने बोल दिया कि अपन को 1 महीने बाद अपन को पेमेंट करेगा। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने वो डेटर रहेंगे अपने एसेट रहेगा, तो अपन किसी तीसरे व्यक्ति को वो दे देंगे कि आप मतलब 1 महीने बाद इससे पैसे रिसीव कर लेना, और वो आपको क्या करेगा, उस समय अपन को एडवांस दे देगा। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ फैक्टर इज अ फर्म दैट अक्वायर द रिसीवर्स ऑफ द अदर फर्म्स। ठीक है, क्या कहना है, जो फैक्टर रहेगा वो अक्वायर कर लेगा रिसीवर्स अदर फर्म से। द फैक्टरिंग लेज डाउन द कंडीशन ऑफ द सेल एंड फैक्टरिंग एग्रीमेंट। द फैक्टरिंग एजेंसी बियर द रिस्क ऑफ कलेक्शन। जो फैक्टरिंग एजेंसी रहेगी, जो फैक्टर रहेगा, वही रिस्क ऑफ कलेक्शन बियर करेगा। ठीक है, कलेक्शन सर्विसेज द अकाउंट फॉर अ फीस के लिए जो फीस चार्ज करेगा। देखिए, यहाँ पे एक फैक्टर है, फैक्टर कस्टमर और फर्म है। ठीक है ना, जो फर्म है, फर्म ने कस्टमर को गुड्स भेज दिया। यहाँ पे देखिए, गुड्स भेज दिया यहाँ पे। अब जो कस्टमर रहेगा, कस्टमर फैक्टर को पैसे देगा, और जो फैक्टर फर्म को देगा। ठीक है, अब फैक्टर क्या करेगा, उसमें से कुछ जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, या फिर जो वो कुछ परसेंटेज काट के वो उसको फर्म्स को पैसे देगा। ठीक है, द फैक्टर पेज एंड एग्रीड अपॉन परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स टू द फर्म। ठीक है, फैक्टरिंग अरेंजमेंट कैन बी आइदर ऑन अ रिसोर्सेज बेसिस और ऑन अ नॉन रिसोर्स बेसिस। मतलब दो तरीके फैक्टरिंग अरेंजमेंट होती है, एक रिसोर्स होती है और एक नॉन रिसोर्स रिकोर्स होती है। ठीक है ना, तो सॉरी, रिसोर्स नहीं, रिकोर्स। ठीक है, तो देखिए, रिकोर्स में क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ फैक्टर इज अनेबल टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द रिसीवर्स, देन फैक्टर कैन टर्न बैक द सेम टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिजोल्यूशन, which is generally is by the replacing those receivables with new receivables। क्या कह रहा है, रिकोर्स के केस में क्या रहता है कि अगर जैसे फैक्टर, जो फैक्टर है, अगर वो जो अपने भी अकाउंट रिसीवेबल्स उनको कलेक्ट करने में अनेबल रह गया, मतलब जो भी अपने अपने डेटर थे उससे उन डेटर से वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया, तो कि वो वापस ऑर्गेनाइजेशन के पास में आएगा और अपन को उसको दूसरे रिसीवेबल्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब रिस्क किसका रहेगा, रिस्क अपना रहेगा, फैक्टर का रिस्क नहीं रहेगा। लेकिन नॉन रिकोर्स में क्या रहेगा, द फैक्टर बियर द अल्टीमेट रिस्क ऑफ लॉस इन केस ऑफ डिफॉल्ट, एंड हेंस इन सच केसेस दे चार्ज अ हायर कमीशन। इसमें
क्या कह रहा है कि अल्टीमेट रिस्क किसका रहने वाला, फैक्टर का, जिसको अपन ने डेटर दे दिए हैं उसका अल्टीमेट रिस्क उसका रहने वाला है। लेकिन इस केस में क्या करेगा, जो फैक्टर रहेगा, फैक्टर हाई कमीशन चार्ज करेगा भैया। वो बोल देगा कि अपन से हाई कमीशन चार्ज करेगा और वो कहेगा कि अब डेटर की जिम्मेदारी हमारी है, आप बिल्कुल से भूल जाइए, अब डेटर पैसा दे या ना दे वो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन किस एक शर्त पे कि वो अपन से हायर कमीशन यहाँ पे चार्ज करेगा। ठीक है, बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। बाकी आइए अपन स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 के साथ में फैक्टरिंग का। देखिए, a factoring firm has a credit sales of 360 lakhs and its average collection period is 30 days। क्या कह रहे हैं, एक फैक्टरिंग फर्म है जिनकी क्रेडिट सेल्स 360 लैक्स है, मतलब 360 लाख रुपए है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड इनका 30 डेज का है। द फाइनेंशियल कंट्रोलर एस्टिमेट बैड डेब्ट लॉसेस आर अराउंड 2% ऑफ क्रेडिट सेल। बैड डेब्ट अपनी 2% होने वाली है। द फर्म स्पेंट 1,40,000 एनुअली ऑन डेटर एडमिनिस्ट्रेशन। फर्म ने क्या करा है, यहाँ पे 1,40,000 रुपए डेटा एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च किए। दिस कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल्स अलोंग विथ सैलरी टू स्टाफ मेंबर्स। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, दीज आर द अवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, द फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर टू बाय द फर्म रिसीवेबल। क्या कह रहे हैं, फैक्टरिंग फर्म ऑफर कर रहे हैं कि दो फर्म को के वो रिसीवर्स को क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। द फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन। फैक्टर 1% अपना कमीशन चार्ज करेगा एंड विल पे एन एडवांस अगेंस्ट रिसीवर्स। क्या कह रहे हैं कि वह 1% का कमीशन चार्ज करेगा और एडवांस दे देगा रिसीवर्स के अगेंस्ट में, एंड इंटरेस्ट एट द 15% आफ्टर द विथ होल्डिंग 10% रिजर्व। 10% रिजर्व रखने के बाद में वो क्या करेगा, 15% का इनसे इंटरेस्ट भी चार्ज यहाँ पे करेगा। एनालिसिस, व्हाट शुड बी दी फर्म डू, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया है। जब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो और अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन से वो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अपन को वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आइए अपन करते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया है, आइए अपन। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, एक मिनट। स्टेटमेंट showing amount to be advance by फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालेंगे कि फैक्टर ने अपन को कितने यहाँ पे पैसे एडवांस में दिए। ठीक है, अपन बीच में कर लेते, एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक मिनट, कभी कभी क्या होता है कि मतलब पेन सही से नहीं चलता है, इसलिए सेटअप नहीं हो पाता। देखिए, फिर गड़बड़ हो गया। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। क्या पेन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर मतलब दिक्कत हो जाती है। हाँ, अब सही आ रहा है। ठीक है, क्या निकालना है अपन को, स्टेटमेंट बनाना है कि अपन ने कितने पैसे एडवांस में दिए फैक्टर ने अपन को। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा, पर्टिकुलर, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा अपन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इसको थोड़ा अपन और सही कर लेते हैं इसका। ठीक है, डालिए ग्रॉस अमाउंट ऑफ रिसीवल्स। ठीक है, देखिए टोटल कितने पैसे थे, टोटल अपन ने साल्स में क्रेडिट सेल्स कितनी थी, 360 लाख रुपए की। अपन को निकालना कितने, क्रेडिट पीरियड, कलेक्शन पीरियड कितना था अपना, 30 दिन का। ठीक है, 30 दिन में कलेक्शन पीरियड हो जाता है, तो यहाँ पे 360 लाख रुपए की टोटल, कितने, 360 दिन का है, एनुअली दे के रखिए ना। अपन को कितने, 30 दिन का यहाँ पे निकालना है, तो करिए, यहाँ पे डेज लिख लेना। ठीक है, 30 डेज, तो 360 डिवाइड बाय 360 इंटू 30, तो अपना 30 आ जाएगा, मतलब 30 लाख रुपए। ठीक है, फिर फिर आ जाएगा लेस फैक्टरिंग कमीशन। तो कमीशन कितना ले रहा है वो,
कमीशन इन्होंने बोला था यहाँ पे कमीशन ले रहा है 1% चार्ज करेगा, ठीक है। तो वही 360 लाख डिवाइड बाय 360 लाख इंटू 30 इंटू 1%, ठीक है। तो कितना हो गया 30 लाख का 1% कितना हो गया 30,000। अब इसमें से रिजर्व माइनस कर देंगे अपन, लेस रिजर्व, ठीक है। तो रिजर्व भी कितना, रिजर्व आएगा अपना वही 30 लाख का, जो अपन ने ऊपर 30 लाख निकाले यहाँ पे, 30 लाख का कितना 10%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 लाख रुपए रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा अमाउंट ऑफ, एक मिनट, अमाउंट ऑफ एडवांस टू बी गिवन बाय फैक्टर बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब अमाउंट ऑफ एडवांस टू बी गिवन बाय, अभी मतलब इसमें से अपन ने इसका क्या इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे नहीं करा, निकाली कितना आ रहा है 30 लाख माइनस 30,000 माइनस 3 लाख, तो कितना आ रहा है 26,70,000 रुपए, 26,70,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें से अपन इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेबल कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेगा, जितने पैसे अपन को देगा वो उस पे ही तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उसने अपन को कितने पैसे दिए 26,70,000 रुपए, ठीक है। उस पे क्या करेगा 1% चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन ये कितने 26,70,000 रुपए 360 दिन के थे, एक मिनट 360 दिन के थे, 1% यहाँ नहीं लिखे अभी, देखिए कितने दिन के थे 360 दिन के थे, अपन को 30 दिन का निकालना है और इस पे फिर 1% कमीशन है ऐसा, ठीक है। तो 26,70,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 30 और इंटू 1%, तो कितना आ गया अपना, ये आ गया अपना टोटल, सॉरी 1% नहीं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे कमीशन कितना था अपना, कमीशन सॉरी इंटरेस्ट कितना था अपना, इंटरेस्ट था यहाँ पे 50%, ठीक है। तो यहाँ पे 15%, तो 26,70,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 30 और इंटू 15%, तो अपना आ गया 33,375, 33,375, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अपन ब्रैकेट में डाल लेते हैं, जो जो भी माइनस होना इसको अपन ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे नेट अमाउंट टू बी एडवांस वाई फैक्टर, ठीक है, डी माइनस ई आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 26,000 70,000 माइनस 33,375, ठीक है। तो अपन आ जाएगा 26,36,600 सॉरी 26,36,625, ठीक है, 26,36,625, ये अपना आगे इतने पैसे अपन को किसने यहाँ पे अपन के फैक्टर ने यहाँ पे टोटल इतने पैसे अपन को एडवांस दिए हैं, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है कि जो अपना अपन को निकालना है प्रपोज फैक्टरिंग अरेंजमेंट निकालना है अपन को, ठीक है। तो आइए उसका स्टेटमेंट बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट showing evaluation of proposed factoring arrangement, ठीक है। इसको अपन थोड़ा इस साइड ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा अपना, पर्टिकुलर, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले
अपन को जो जो सेविंग हुई है उसमें से अपन माइनस कर देंगे जो जो अपने खर्च होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेविंग टू दी फर्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये क्या होने वाला था, अगर अपन फैक्टर को नहीं, मतलब अगर जैसे फैक्टर से अपना काम नहीं करवाते, फैक्टर को अपने रिसीवेबल से नहीं बेचते, तो अपन को क्या क्या खर्चा हो जाता। सबसे पहले तो अपन को 1,40,000 रुपए डाटा एडमिनिस्ट्रेशन पे देना पड़ता, तो 1,40,000 रुपए ये हो गए, और 2% अपने हो गए बैड डेप्ट, ठीक है। ये दो खर्चे हैं। अपन ने यहाँ पे फैक्टर से अपना काम करवाया, फैक्टर को दे दिए डेटर, तो अपने दो खर्चे यहाँ पे बच गए, तो अपनी ये इसमें सेविंग हो गई। तो ठीक है, तो सबसे पहली सेविंग किस में हो गई, अपनी सेविंग टू दी फर्म यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कितनी हो गई यहाँ पे, 1,40,000 रुपए, जो कि अपन को यहाँ पे गिवन थी, 1,40,000 रुपए। और दूसरे पे बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट टोटल 360 लाख की अपनी सेल्स थी, और इसमें कितना हो रहा था, 2%। तो 360 इंटू 2%, तो अपना हो रहा था यहाँ पे 7,20,000। ये अपन एनुअली निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, अपनी टोटल सेविंग कितनी आ गई, टोटल सेविंग 1,40,000 प्लस 7,20,000, तो अपनी आ गई 8,60,000 रुपए, ठीक है। अब दूसरे में क्या करना अपन को, बी में जो भी कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट ऑफ दी फर्म, जो भी अपनी कॉस्ट लग रही है, अपन वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो भी अपनी यहाँ पे कॉस्ट लग रही है, तो कॉस्ट कौन कौन सी लग रही है, तो देखिए सबसे पहले कमीशन की लग रही है, दो कॉस्ट लग रही थी। एक तो देखिए अपन ने यहाँ पे निकाला भी था, एक तो अपनी कमीशन वाली लग रही थी यहाँ पे, और दूसरी कॉस्ट कौन सी लग रही थी, अपनी जो भी अपन इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो ये वाली लग रही थी, ठीक है। तो देखिए, लेकिन ये अपन ने निकाला 30 दिन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अपन को अब जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो अपन को पूरे 360 दिन का बनाना है, क्योंकि अपन पूरे फर्म का यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो या तो फिर अपन दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट अपना जो एनुअली है उसका अपन परसेंट निकाल लें, या फिर जो अपन ने जो निकाला है उसका अपन डिवाइड बाय 30 × 360 करें, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, जो भी कमीशन दे के रखा है पूरी वैल्यू को अपन निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, एक मिनट, देखिए, फैक्टरिंग कमीशन, ठीक है। तो अपना फैक्टरिंग कमीशन कितना हो जाएगा, ये अपन एनुअली निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 360 लाख की यहाँ पे सेल्स थी, इसका 1%, तो कितना हो जाएगा, 360 लाख रुपए, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज कितने पे ले रहे थे अपने, देखिए बताया था ना, इंटरेस्ट चार्ज अपन को जितना भी रिसीव हुआ था, कितना रिसीव हुआ था यहाँ पे, अपन को इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले 26,70,000 रुपये, तो 26,70,000 पे अपन का इंटरेस्ट ले रहे थे पूरा। तो 26,70,000 रुपये इंटू इंटरेस्ट लग रहा था अपना 15%, तो 26,70,000 इंटू 15%, ठीक है। तो अपना हो गया 4,05,000 रुपये, 4,05,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट होगी अपनी 7,05,000 रुपये, सॉरी एक मिनट जोड़ लेते हैं, 3,60,000 प्लस 4,05,000, तो ये हो गई 7,60,500, 7,60,500, ठीक है। तो इसमें से अब अपन क्या करेंगे, अपना नेट बेनिफिट यहाँ पे आ जाएगा, नेट बेनिफिट ए माइनस बी, तो 8,60,000 माइनस 7,60,500, तो अपना कितना आ गया, 99,500, ठीक है। तो अपन को क्या करना चाहिए, अपन को यहाँ पे अपना जो भी ऑफर है यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन बस नोट लिख लेंगे यहाँ पे, एक मिनट नोट लिखवा दे रहा हूँ। नोट, पहला नोट क्या रहने वाला है,
कि लिखिए इन दी, एक मिनट, इन दी एब्सेंस ऑफ relevant information, opportunity cost on reserve with factoring, एक मिनट, बहन को क्या पता क्या हो रहा है आज, with factoring agency is ignored। ठीक है, अपन को क्या करना है कि यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना उसको अपन को यहाँ पे इग्नोर करना है। ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे अपन, दूसरा लिखेंगे एज द नेट बेनिफिट इज 99,500 ऑन एंटरिंग द फैक्टरिंग agreement, it is suggested to company for या फिर suggested to suggested to go for factoring। ठीक है, तो यहाँ पे दो अपन को नोट लिखना है कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो यहाँ पे इग्नोर किया गया है और अपन ने 99,500 बेनिफिट हो रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे फैक्टरिंग के लिए जाएंगे। किसी को नोट करना हो तो उसको पॉज करके नोट कर लेना। लीजिए कि एक दूसरा स्टेटमेंट है और ये अपना नोट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आज अपन ने क्या करा है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 को अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। और अगर आपको रिमेन कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने मतलब जो भी मम्मी पापा हैं उनका अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि अगर अपने मम्मी पापा हैं तो अपने पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ।